एक आत्मा का सफ़र चैप्टर 11, जहाँ इंडियन मॉन्क और पीटर अब आखिरी बार मिल रहे हैं क्योंकि ये इस बुक का लास्ट चैप्टर है। मॉन्क 10 मिनट पहले ही आ जाते हैं और ऋषिल्यू को बताते हैं कि आज मैं तुमसे आखिरी बार मिल रहा हूँ, क्योंकि अभी तक मैं तुम्हें कुछ समझा रहा था, पढ़ा रहा था, तो हम दोनों एक गुरु शिष्य के रिलेशनशिप में थे। लेकिन यहाँ से आगे मुझे तुम्हारे मन के अंदर बिना किसी वजह के झांक कर देखने के लिए अलाउड नहीं है। हाँ, जब तुम्हें यहाँ से आगे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो तो तुम बहुत डीप और प्योर मन से मुझे याद करना, सोल लेवल पे याद करना। मैं तुम्हारी हेल्प के लिए ज़रूर आऊँगा, पर अगर तुम्हें ज़रूरत नहीं है तो मैं तुम्हारे लाइफ में फ्री लॉ ऑफ फ्री विल के तहत कभी भी इंटरफेयर नहीं करूँगा। मॉन्क ने पीटर को बताया कि तुम्हारी सोल की ग्रोथ तुम्हारी इंडिविजुअल चॉइस है और तुम्हारा खुद का इसके लिए खुद का एफ़र्ट होना चाहिए। अपने आत्मा की ग्रोथ के लिए तुम किसी पे भी डिपेंड नहीं रहना। तुम अपने लाइफ में क्या कर रहे हो और अपनी सोल के लिए क्या उत्तरदायित्व निभा रहे हो, या लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ खुद को जवाबदेही हो और अपने पेरेंट्स को जवाबदेह हो जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया है। बाकी किसी को भी तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए तुम आंसरेबल नहीं हो। अभी तक आपने देखा ना कि हमारी मृत्यु 3 बार हो रही है। एक बार जब सोल फिज़िकल बॉडी को छोड़कर एस्ट्रल बॉडी में जा रहा है, एस्ट्रल बॉडी को छोड़कर दोबारा जब सोल इस एस्ट्रल बॉडी को भी छोड़ती है और यहाँ से वो मेंटल बॉडी में जाती है, मानस शरीर में, और फिर इस मेंटल बॉडी को भी छोड़कर आगे की जर्नी करती है, कारण शरीर में जाती है। ये कारण शरीर हमारे आत्मा का, हमारी सोल का एक नेचुरल और परमानेंट हाउस है। ये परमानेंट जगह है हमारी सोल का। एनिमल ग्रुप से, जहाँ की एनिमल किंगडम में जब हम ग्रुप कॉन्शियसनेस में रहते हैं, वहाँ से धीरे धीरे ह्यूमन किंगडम में आते हैं और फिर इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस में आते हैं। कारण शरीर जो है वो हम बार बार अपने आकर के परमानेंटली कहाँ ठहरते हैं? सोल कहाँ ठहरती है? कारण शरीर में ठहरती है। जब भी सोल कुछ इंडिविजुअल सोल्स जो होती हैं, ये पूरी सोल कभी भी नीचे नहीं आती है। जब रीबर्थ होता है तो सोल पूरी नहीं आके उसका एक अंश मात्र आता है, क्योंकि उसे लेसन लेना है। आत्मा अपने आप में एक बहुत ही डिवाइन और फुल ऑफ लाइट और नॉलेज, ऐसे बहुत प्योर चीज़ है ना, बहुत दिव्यता है उसमें। उसका एक अंश मात्र जब भी निम्न स्तर पर जब हम आते हैं फिर से जन्म लेकर, तो आत्मा का एक अंश मात्र आता है। ये सिर्फ एक पार्ट है, और वो जब आता है तो अपने साथ एक सोल प्लान लेकर आती है। यहाँ पे एक लाइफ को जीते हैं, उसके कार्मिक को जीते हैं, और फिर लेसन ले करके वापस से अपने सारे कर्मास, अपने सारे लेसन्स को लेकर के वापस कारण शरीर में इसी तरह फिज़िकल बॉडी छोड़ते हैं, फिर एस्ट्रल बॉडी जाते हैं, फिर फाइनली कारण शरीर में जाते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि ये कारण शरीर एक परमानेंट आत्मा का हिस्सा है। हर बार इसका एक अंश नीचे आता है, लेसन्स लेता है, ऊपर जाता है, जब तक ये पूरी प्रक्रिया चलती रहती है और आप जन्म मृत्यु से बाहर नहीं निकल जाते हैं। इसीलिए इस कारण शरीर को ज्ञान भंडार भी बोलते हैं। ज्ञान भंडार क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आपका सारा डेटा ही वहीं पे है। आपका सारा कर्मा, आपके पास लाइफ के सारी चीज़ें, सारे लेसन्स, एक्सपीरियंसेस, वो सारे वहीं पे हैं। आपकी जो चेतना हुई है, जितना जागृत हुई है, या आपकी सोल ने जितना ग्रोथ किया है, जितनी लर्निंग ली है, आपने अपने पास्ट लाइफ में जितना एस्ट्रल वर्ल्ड में एक जन्म से दूसरे जन्म के बीच में एस्ट्रल वर्ल्ड में आपने जो भी कुछ अपनी हॉबी डेवलप किया है, कोई इंटरेस्ट, पैशन डेवलप किया है, वो सब उसका डेटा आपके कारण शरीर में ही होता है। जिस तरह से जो आपके फिज़िकल बॉडी है वो 3D में है, वैसे ही कारण शरीर 5D भी बोलते हैं इसको। फिज़िकल बॉडी में क्या है कि आप लिमिटेड देख पा रहे हैं, या तो पास्ट देख रहे हैं, फ्यूचर देख रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, मतलब अपने ग्रोथ और डेवलपमेंट के हिसाब से आप देख पा रहे हैं।
लेकिन कारण शरीर में आप पास प्रेजेंट फ्यूचर सबको एक तरह से देख रहे हैं, आप बिल्कुल 360 डिग्री देख पा रहे हैं। ये जब कभी हम मेडिटेशन करते हैं तो क्या करते हैं, हम ट्रांस में जाते हैं। ट्रांस में जब आप जाते हैं ना, तो क्या आप ना पास्ट देख रहे हैं ना फ्यूचर देख रहे हैं, आप बिल्कुल प्रेजेंट में हैं। और प्रेजेंट मीन्स एग्जैक्टली प्रेजेंट उसको नहीं बोलेंगे, वो ना प्रेजेंट है ना पास्ट है ना फ्यूचर है, आप एक ट्रांस में हैं। तो उस समय आप एक अपने कारण शरीर में हैं, और इसीलिए इसको ज्ञान का भंडार बोल रहे हैं, इसीलिए इसको कहते हैं 5D। मॉन्क ने पीटर को बोला कि पीटर, तुम्हें और तुम्हारे साथ साथ सभी जीवात्मा को हमेशा अपने डिज़ायर्स को बहुत बड़ा रखना चाहिए, हमेशा वैल्यू बेस्ड चीज़ों को सोचना चाहिए, मटेरियलिस्टिक चीज़ों में कम अटक करके अपने एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव पे देखना चाहिए, सबके कल्याण के लिए सोचना चाहिए, सिर्फ अपनी ग्रोथ, अपना कल्याण नहीं। इससे ही तुम्हारी सोल का भी ग्रोथ होगा। और इस सोल के ग्रोथ के लिए तुम कभी भी दूसरों पे डिपेंड नहीं करना, खुद ही तुम्हें जप करना चाहिए, साधना, ध्यान, जप, ये सब खुद करना चाहिए। यहाँ कोई शॉर्टकट नहीं चलता है, क्योंकि हम अपने सोल की परमानेंट ग्रोथ कर रहे हैं। मॉन्क ने बताया कि तुमने देखा होगा कि कुछ सोल्स इस वर्ल्ड में निस्वार्थ सेवा में लगी रहती हैं। कुछ ऐसी सोल्स होती हैं जिनको कि जो बहुत डेवलप्ड और बहुत इवॉल्व सोल्स हैं, जो हायर डायमेंशंस पे हैं, लेकिन उनको मानव जगत से बहुत प्रेम है। तो वो हमेशा उनकी हेल्प करने के लिए, मानव जगत में लोगों की हेल्प करने के लिए, हमेशा वो सोल नीचे लेवल के सोल से हमेशा संपर्क बनाए रखती हैं। और जिनको हम कभी कभी अर्थली एंजल्स भी कहते हैं ना, ये सोल्स वो होती हैं जिनको लोगों की हेल्प करना, समाज कल्याण करना, ये सब बहुत पसंद होता है, और वो विलिंगली इसको करते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हायर डायमेंशन में वो किसी एक सोल से, जो बहुत इवॉल्व सोल है, उससे कनेक्टेड रहते हैं, और वो सोल उनके हेल्प से सारी चीज़ें करती रहती है। मॉन्क ने ये भी बताया कि तुमने देखा होगा कि फ़िज़िकल वर्ल्ड में सबकी सोच बिल्कुल अलग अलग है। ये कैसे है, क्योंकि हमने अपने पास्ट लाइफ से जो नॉलेज गेन किया है, एस्ट्रल वर्ल्ड में हमने जो सीखा है, आर्ट, म्यूज़िक, वो टैलेंट हमने जो लिया है, उसके हिसाब से हमारा पैशन, हमारे बेसिक इंटरेस्ट, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, हमारा बिलीफ सिस्टम, ये सब डिफरेंट डिफरेंट होता है। हमारे शरीर का कद क्या रहेगा, कलर क्या रहेगा, हमें कौन सी फैमिली मिलेगी, फैमिली हमारे लिए सपोर्टिव होगी नहीं होगी, कौन हमें दुख देगा, कौन हमारे लिए सपोर्टिव रहेगा, ये सारी चीज़ें सोल प्लान का हिस्सा हैं। और ये हम खुद ही डिसाइड करते हैं, हम किस जगह पे बॉर्न होंगे, कौन सी कंट्री होगी, ये सब सोल प्लान का हिस्सा है। हमारा हेल्थ कैसा रहेगा, हम किस बीमारी से यहाँ से डिपार्ट करेंगे, या किस बीमारी को बहुत दिन तक बियर करके, आपने देखा होगा ना, कुछ ऐसे केसेस हैं कि कोई पर्सन है, वो कैंसर का पेशेंट था, वो कैंसर से निकलने के बाद उसने कैंसर पे बहुत रिसर्च वर्क किया या काम किया। तो ये सारी चीज़ें सोल प्लान का हिस्सा होती हैं, और हम खुद चूज़ करते हैं कि हमें क्या करना है। तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है, अब इन सब चीज़ों के लिए, इन एक्सपीरियंसेस के लिए, इस एक फ़िज़िकल बॉडी की नीड है हमें लेसन्स लेने के लिए। बिना फिज़िकल बॉडी के ना तो हम जप कर सकते हैं, ना साधना कर सकते हैं, ना ही इन एक्सपीरियंसेस को ले सकते हैं। क्योंकि जब एक बच्चा बॉर्न हो रहा है तो उसको तो क्योंकि बहुत सारे लेसन्स लेने हैं, पॉजिटिव एक्सपीरियंसेस भी लेने हैं, नेगेटिव भी लेने हैं। तो सोल को इन सब के लिए एक फ़िज़िकल बॉडी चाहिए। और फिज़िकल बॉडी कैसे आएगी, ये जन्म की प्रक्रिया से ही आएगी। जब हम बर्थ लेंगे तभी तो हमें फ़िज़िकल बॉडी मिलेगी। जब भी सोल यहाँ पे आती है पॉजिटिव और नेगेटिव लेके, अब यहाँ पे सोल की जो जर्नी है वो कई हद तक इस पे भी डिपेंड करती है कि वो सोल उसको हैंडल कैसे कर रही है। जो नेगेटिव एक्सपीरियंसेस हैं उसको सोल हैंडल कैसे कर रही है, और उससे क्या लेसन लेके, क्या नॉलेज ले रही है, अपने डेटा में स्टोर कर रही है, और वापस जब वो कारण शरीर में जाती है तो उस नॉलेज को वहाँ पे क्या स्टोर करती है। कर्मा क्या करती है, वो कारण शरीर में स्टोर होता है। वो एक्सपीरियंसेस, मेमोरीज़, सारी चीज़ें वहाँ जाकर स्टोर हो जाती हैं। ऋषिल्यू को मॉन्क कहते हैं कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो
वो कहते हैं कि अब मैं तुम्हें एक लास्ट टॉपिक को बता रहा हूँ जो बहुत ही ज़रूरी है, वो है पेरेंटिंग। और पेरेंटिंग में भी दो ऐसी चीज़ें हैं जो कर्मा के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पेरेंट्स को अपने बच्चों को ज़रूर बतानी चाहिए। उनमें से एक है सेक्स के बारे में और प्रजनन की प्रक्रिया के बारे में, और दूसरा है धर्म के बारे में। मॉन्क कहते हैं कि पीटर, पेरेंटिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क है। पेरेंटिंग एक खुद पेरेंट्स के लिए भी एक लर्निंग प्रोसेस है और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है, क्योंकि कर्मा के सिद्धांत के अकॉर्डिंग पेरेंटिंग जो है वो टोटली पास्ट लाइफ से रिलेटेड होता है। आपको बच्चे के रूप में कौन मिलेगा, आप किसके पेरेंट्स होंगे, उसके साथ आपका कैसा रिलेशन होगा, कितना सुख मिलेगा या कितने चैलेंजेस मिलेंगे, ये सभी पास्ट लाइफ कर्मा के सिद्धांत पर हैं। आप बच्चे को कैसे हैंडल कर रहे हो प्रेजेंट लाइफ में, आप उसको कैसे ग्रूम कर रहे हैं, उसके कॉन्शियसनेस को किस लेवल तक बढ़ा रहे हैं। कुछ पेरेंट्स होते हैं ना, सिर्फ अपने में ही लगे रहते हैं, बच्चों के कॉन्शियस लेवल को नहीं बढ़ाते हैं। कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके हैंडीकैप बच्चे हैं तो उन्हें इल ट्रीट करते हैं, और वहीं पे कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं जो उसको भी भगवान की मर्ज़ी समझ के बखूबी निभाते हैं। तो ये सारे जो हम प्रेजेंट लाइफ में मिला, तो बच्चा हमें पास्ट लाइफ कर्मा से है, लेकिन प्रेजेंट लाइफ में हम उसके लिए क्या अपने ड्यूटीज़ कर रहे हैं, क्या रोल निभा रहे हैं, इससे भी हमारा कर्मा बनता है। और ये सारी मेमोरीज़ एक्सपीरियंसेस ले करके हम फिर कारण शरीर में वापस जाते हैं। तो मॉन्क ने कहा कि पीटर, पेरेंटिंग इम्पॉर्टेंट तो है क्योंकि कॉन्शियसनेस को डेवलप कर रहा है। अब यहाँ पे भी जैसे बाकी जगह तुमने देखा ना कि अलग अलग डायमेंशंस हैं, तो यहाँ भी 3 कालखंड होते हैं जो 7-7 साल के होते हैं। पहला कालखंड है जब बच्चा जन्म लेता है, वहाँ से 7 साल तक का, दूसरा 7 साल से 14 साल तक का, और तीसरा 14 साल से 21 साल तक का होता है। तो इस कालखंड में, इस टाइम पीरियड में पेरेंट्स को अपने बच्चों से बहुत सपोर्टिव रहना चाहिए। भले ही बच्चे उनकी सुने नहीं सुने, उनको बहुत ज़्यादा ग्रो कराने के लिए उनको बातें समझानी, पेरेंटिंग जिसको कह रहे हैं, और सपोर्ट के साथ उनकी बातें सुनना है और उनको समझाना है। क्योंकि वो बच्चा सिर्फ आपका बच्चा नहीं है, वो एक इंडिविजुअल सोल है। वो बहुत सारी चीज़ें, अपनी प्रेफरेंसेस, अपनी बिलीफ सिस्टम, सोच, ये सब लेकर के आया हुआ है। तो आप अपनी चीज़ों को उस पर हावी नहीं कर सकते हैं, और उसकी जो पैशन है उसको समझ के, उसके नेचर को समझ के उसको सही लेसन्स देने में हेल्प सिर्फ कीजिए। बच्चा एक बार आपका जब 14 से 21 साल के बीच में रहता है तो उसकी डिज़ायर्स बहुत बढ़ती हैं। उस टाइम पीरियड में स्पेशली उस बच्चे को समझना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मॉन्क ने बताया कि वो बॉडी सिर्फ बच्चे की है, लेकिन उसके अंदर जो सोल है वो बहुत डेवलप्ड सोल है। हो सकता है वो आपसे भी ज़्यादा, पेरेंट्स से भी ज़्यादा डेवलप्ड सोल हो, लेकिन क्योंकि उसकी फ़िज़िकल बॉडी अभी 7 तरीके की बॉडी होती है ना, हो सकता है उसकी बाकी बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो की हुई हो लेकिन फ़िज़िकल बॉडी नहीं हुई हो। तो उस फिज़िकल बॉडी को ग्रो करने में एटलीस्ट 21 साल का समय लगता है। तब तक आप सपोर्टिव रहिए, उसके बाद बच्चे को फ्री छोड़ दीजिए। 21 साल के बाद उसकी लाइफ में इंटरफेयर मत कीजिए। जब वो बच्चा आपसे हेल्प मांगे तब आप इंटरफेयर कीजिए, और जब वो कुछ पूछे तभी उसकी हेल्प कीजिए। मॉन्क कहते हैं कि बच्चे की एक कॉन्शियसनेस जो है वो कितना इवॉल्व होगी, वो बहुत कुछ पेरेंटिंग पे डिपेंड करता है। तो 2 टॉपिक, सेक्स और धर्म, इसके बारे में ज़रूर बच्चों से पेरेंट्स को बात करना चाहिए। ये स्पिरिचुअल पेरेंटिंग का एक पार्ट हो जाता है। बच्चे की एज के अकॉर्डिंग उसको प्रजनन की प्रक्रिया को समझाना चाहिए। सबसे अच्छा होता है कि बच्चे को अगर आप फूलों की कहानी, फेरीज़ की कहानी, फूलों की कहानी से आप प्रजनन प्रक्रिया को समझाएं, फेरीज़ की कहानियों से चीज़ों को समझाएं, बच्चों को मेडिटेट करना सिखाएं। बच्चों को आप उनके धर्म गुरु के बारे में जब बताते हैं तो ये चीज़ें उनकी सोल के इवॉल्व होने में उनको हेल्प करती है। यहाँ पे मॉन्क कहते हैं कि पीटर, तुम्हें जो ज्ञान मिला है, अब यहाँ पे मैं अब तुमसे विदा लेना चाहूँगा, और मैंने तुम्हें
काफ़ी कुछ बता दिया है। अब तुम्हें जो नॉलेज मिल गई है, अब तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम इसे बांटो। हो सकता है कि तुम्हारी बातें जो तुम बुक लिख रहे हो बहुत कम लोग उसको पढ़ें, तुम लोग उसको लेना ना चाहें या उसको एक बहुत रेलिवेंट टॉपिक ना समझें, पर तुम अपनी तरफ से उसको बांटो। जिसने ले लिया वो उसकी सोल उसको समझ के इस ज्ञान को लेकर के, जिसका कर्मा लिखा होगा तुमसे लेना, वो लेगा। और तुम्हारी सोल तो इवॉल्व होगी ही, उसकी भी होगी। लोग रिस्पॉन्स ना करें इस वजह से तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें अपना कर्मा करना है। और तुमने ये समझा होगा पीटर कि इतना बड़ा दुख तुम पर, ना तो ये दुख पड़ता, ना तुम यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछते, और ना ही तुम्हें इतनी गहरी नॉलेज मैं आकर के देता, और ना ही तुम्हारे थ्रू बहुत लोगों को, जब तुम अब ये बुक लिख रहे हो तो बहुत लोगों को ये नॉलेज नहीं मिल पाती अगर तुम यूनिवर्स से क्वेश्चन नहीं पूछते। और तुमने यूनिवर्स से क्वेश्चन कब पूछा? जब तुम पे ये दुख पड़ा। तो यूनिवर्स जो भी करता है उसमें कहीं ना कहीं तुम्हारे सोल प्लान का एक पोर्शन इन्वॉल्व रहता है। इस चीज़ को गहराई से समझना। फिर मॉन्क कहते हैं कि अब मैं तुमसे विदा लेता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ और फ्यूचर में शायद तुमसे अब नहीं मिलूँगा मैं डेली, लेकिन हाँ, क्योंकि मैं तुम्हारे फ्री विल में इंटरफेयर नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, जब भी तुम्हें मेरे हेल्प की नीड होगी, तुम मेंटली ट्रस्ट करके और मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग विश डालोगे यूनिवर्स में, तो मैं ज़रूर आकर के तुम्हारी हेल्प करूँगा। और ऐसा कह के मॉन्क वहाँ से चले जाते हैं। पीटर अपनी बुक कंप्लीट करते हैं, और बुक को बहुत लोगों ने पढ़ा होता है। पढ़ने के बाद वो इस जर्नी में जो नॉलेज लेते हैं उससे पीटर की खुद की सोल भी बहुत इवॉल्व होती है। बाकी लोगों, पढ़ने वालों की सोल तो इवॉल्व होती है, पीटर की खुद की भी सोल इवॉल्व होती है। तो ये होता है कि जब हम निस्वार्थ भाव से अपना कर्म करते हैं, उसके रिज़ल्ट को नहीं सोचते हैं, हम कर्म करते रहते हैं, हम जब ट्रस्ट करके यूनिवर्स से क्वेश्चन पूछते हैं, तो देखिए इस बुक में कितनी ऐसी चीज़ों की आपको भी नॉलेज मिली होगी। जिन लोगों ने पूरे ये 11 चैप्टर्स सुने होंगे, अगर उन्हें कुछ भी नहीं पता होगा, उन्हें ये भी नहीं पता होगा कि डायमेंशंस क्या हैं, सोल क्या है, एस्ट्रल बॉडी क्या है, तो भी सिर्फ़ और सिर्फ ये 11 चैप्टर सुनने से उन्हें ये समझ में आ गया होगा कि शरीर के बाद क्या और भी कोई शरीर है। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का आंसर आपको मिलेगा। हम सबसे पहले धरती पे कैसे आते हैं, हमारी फ़िज़िकल बॉडी के अलावा क्या हमारी कोई और बॉडी भी है, एस्ट्रल ट्रैवल कैसे करते हैं, सपने क्यों दिखते हैं, क्यों गुरु शिष्य के रिलेशन में हम होते हैं, क्यों हमारा सिक्स सेंस कभी काम करता है, क्या हमारी डेथ एक ही बार होती है, डेथ होने पे हमें क्या रिएक्ट करना चाहिए, हमें अपने बच्चों से कैसे हैंडल करना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर, मैनिफेस्टेशन क्या होता है, विजुअलाइजेशन की क्या इम्पोर्टेंस है, जो चीज़ें आजकल आप बहुत सुन रहे होंगे। तो इन सब के डीप में रूट कहाँ है वो आपको समझ में आएगा अगर आप सारे चैप्टर्स को 1 से 2 बार ध्यान से सुनेंगे तो। और ये जर्नी बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरे अंदर जो चेंज आया ना, मैं अपने हॉबी पे अब बहुत काम करती हूँ, और दिन भर में एक छोटा सा टुकड़ा ज़रूर निकालती हूँ अपने हॉबी के लिए, और मुझे पता है कि उससे मुझे आगे क्या मिलने वाला है। तो इसी तरह आई होप कि मेरी ये छोटी सी कोशिश आप में से किसी एक को भी अगर अपनी सोल की इस जर्नी को समझने में हेल्प कर पाएगी, तो पीटर की तरह मैं भी खुद को बहुत ही ज़्यादा लकी समझूंगी। मैं आप सबको बहुत थैंक्स देती हूँ मेरे साथ इतने दिन बने रहने के लिए, और मेरी इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए। आप सबके सोल ग्रोथ की प्रार्थना करते हुए मैं एकात्मा की यात्रा चैप्टर्स को, इस बुक को यहाँ पे एंड करती हूँ। नमस्ते।